हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का ये क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए स्पेशल क्लास है, जिसमें हम आपकी सिलेबस के अनुसार साइबर क्राइम, मानवाधिकार, जीएसटी, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो कि आपके सिलेबस में बाकायदा दिया हुआ है। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक से रिलेटेड टॉप 100 ये क्वेश्चन हैं। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करिए। बहुत ही ज़्यादा चांस है कि आज के क्लास से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिले। और दोस्तों, आज के क्लास का पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर या नेटवर्क के माध्यम से किए जाने वाले किसी भी अवैध कार्य को क्या कहा जाता है? इसे ही साइबर क्राइम कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जैसे वायरस, वर्म, ट्रोजन हॉर्स को सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? इन सभी को सामूहिक रूप से मैलवेयर कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, फर्जी ईमेल या वेबसाइट के माध्यम से उपयोगकर्ताओं के संवेदनशील डेटा जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड का विवरण चुराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसे फिशिंग कहा जाता है। ठीक है, फिशिंग। फर्जी ईमेल या वेबसाइट के माध्यम से जो पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड के विवरण वगैरह चुराए जाते हैं उन्हें फिशिंग कहा जाता है। किसी कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में बिना अनुमति के अनाधिकृत प्रवेश करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे हैकिंग कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी। भारत में साइबर अपराधों से निपटने के लिए प्राथमिक कानून कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है आईटी एक्ट 2000 यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। ये भारत में साइबर अपराधों से निपटने के लिए प्राथमिक कानून है। इंटरनेट पर किसी व्यक्ति का पीछा करना, उसे परेशान करना या डराना धमकाना क्या कहलाता है? तो इसे ही साइबर स्टॉकिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइबर स्टॉकिंग। कंप्यूटर सिस्टम या डेटा को लॉक करके उसे अनलॉक करने के लिए बदले फिरौती की मांग करने वाले मैलवेयर को क्या कहते हैं? जैसे कि आप कंप्यूटर सिस्टम वगैरह इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, उसे लॉक कर दिया जाता है हैकर के द्वारा और अनलॉक करने के लिए फिरौती मांगा जाता है। ठीक है, उसके लिए वो लोग एक मालवेयर को डाल देते हैं सिस्टम में। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे ही रैंसमवेयर कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। किसी वैध उपयोगकर्ता को उसके नेटवर्क सेवा या कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करने से रोकने के लिए किए गए हमले को क्या कहते हैं? इसे डॉस अटैक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉस अटैक। चलिए अगला क्वेश्चन, इंटरनेट पर किसी अन्य व्यक्ति की पहचान जैसे नाम, आधार, फोटो का गलत इस्तेमाल कर धोखाधड़ी करना क्या कहलाता है? इसे आइडेंटिटी थेफ्ट कहा जाता है। नेक्स्ट, किसी वेबसाइट के मूल स्वरूप को बदलकर उस पर अपना संदेश या अवैध सामग्री प्रदर्शित करने की हैकिंग को क्या कहते हैं? इसे वेबसाइट डिफेसमेंट कहा जाता है। ठीक है, वेबसाइट डिफेसमेंट। कंप्यूटर या सर्वर पर होने वाले साइबर हमलों और सुरक्षा उल्लंघनों की जांच करने वाली भारत की मुख्य राष्ट्रीय एजेंसी कौन सी है? तो ये है सर्ट इन। ठीक है, सर्ट इन, इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया या फिर इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। ठीक है, नेक्स्ट, आईटी अधिनियम 2000 की किस धारा के तहत कंप्यूटर संसाधनों से छेड़छाड़ करने पर दंड का प्रावधान किया गया है? धारा 65। ठीक है, आईटी अधिनियम 2000 ईस्वी के धारा 65 में कंप्यूटर संसाधनों से छेड़छाड़ करने पर दंड का प्रावधान है। किसी कंप्यूटर नेटवर्क में आने जाने वाले अनाधिकृत ट्रैफिक को रोकने वाले सुरक्षा कवच को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है फायरवॉल। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखने के लिए उसे एक गुप्त कोड में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसे एन्क्रिप्शन कहा जाता है। ठीक है, डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखने के लिए उसे एक गुप्त कोड में बदला जाता है। ठीक है, उसे ही इस प्रक्रिया को एन्क्रिप्शन कहा जाता है। जैसे व्हाट्सएप पे हम लोग चैट करते हैं, वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होता है, कोई भी थर्ड पार्टी हमारे मैसेज को पढ़ नहीं सकता है। सोशल मीडिया या इंटरनेट पर किसी व्यक्ति के बारे में अपमानजनक या झूठी बातें फैलाकर उसकी छवि खराब करना क्या कहलाता है? इसे साइबर डिफेमेशन कहा जाता है। साइबर डिफेमेशन। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कब स्वीकार किया था?
10 दिसंबर 1948 को। इसलिए हर साल 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा है इसी दिन स्वीकार किया, 10 दिसंबर के दिन 1948 को। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 12 अक्टूबर 1993 को भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल कितने अनुच्छेद शामिल हैं? कुल 30 अनुच्छेद शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के मौलिक अधिकारों के माध्यम से मानवाधिकारों को सुनिश्चित करता है? तो यह है भाग 3। और भाग 3 में अनुच्छेद कहां से कहां तक? 12 से 35 तक। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष या कितनी आयु तक होता है? तो 3 वर्ष या फिर 70 साल की आयु, जो भी पहले हो, ठीक है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल इतना होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए काम करने वाला सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन कौन सा है? तो यह है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है। मानव तस्करी, जबरन श्रम अथवा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 है इसके लिए, ठीक है। मानव तस्करी और जो बंधुआ मजदूरी है इस पर प्रतिबंध लगाने वाला जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद है, आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 23। अगला क्वेश्चन, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1993 में, ठीक है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम भारत में लागू हुआ 1993 में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार, जो कि एक प्रमुख मानवाधिकार है, की गारंटी देता है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 21, ठीक है। अनुच्छेद 21। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वहीं जो राज्य के मानवाधिकार आयोग होते हैं उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के गवर्नर के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में है, ठीक है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। चलिए अगला क्वेश्चन, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों या किसी भी खतरनाक काम में लगाने पर रोक लगाने वाला संवैधानिक अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 24 है, ठीक है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों या फिर किसी भी जोखिम भरे काम में लगाना, ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो ये एक संवैधानिक निकाय है या फिर कानूनी संस्था है। संवैधानिक निकाय या कानूनी संस्था। अगला क्वेश्चन, भारत में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी किस केंद्रीय मंत्रालय की होती है? गृह मंत्रालय, ठीक है। भारत में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने की जो प्राथमिक जिम्मेदारी है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय की होती है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों और कश्मीर में उग्रवाद से निपटने के लिए सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार देने वाला कानून कौन सा है? तो यह है एप्सपा कानून, ठीक है। एप्सपा कानून। एप्सपा का फुल फॉर्म भी आप सभी को याद रखना है, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, पावर एक्ट, सॉरी, पी से पावर होगा ना कि प्रोटेक्शन। फिर से बता रहा हूं फुल फॉर्म, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में आतंकी गतिविधियों की जांच और उन पर मुकदमा चलाने के लिए गठित मुख्य केंद्रीय एजेंसी कौन सी है? NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी है। भारत में वामपंथी उग्रवाद, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? भारत में वामपंथी उग्रवाद को आमतौर पर नक्सलवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नक्सलवाद, ठीक है, नक्सलिज्म। नेक्स्ट, भारत में नक्सली आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1967 में किस गांव से हुई थी?
नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी, ठीक है, इसलिए इसका नक्सलबाद नाम पड़ा, जो कि पश्चिम बंगाल में ये गांव है। तो भारत में पहली बार नक्सली आंदोलन की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित भारत की विशिष्ट कमांडो फोर्स को क्या कहा जाता है? एनएसजी, ठीक है, एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। भारत में आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए लागू मुख्य कड़ा कानून कौन सा है? तो यह है गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, यूएपीए। तो यहाँ पे आपको यूएपीए का भी फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन, भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी का क्या नाम है? उसका नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो, यानी आईबी। भारत की तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए समुद्री सीमाओं की रक्षा करने वाला मुख्य बल कौन सा है? इंडियन कोस्ट गार्ड है, भारतीय तटरक्षक बल। भारत पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा करने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का क्या नाम है? सीमा सुरक्षा बल अथवा बीएसएफ। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जाने वाले अभियानों के लिए सीआरपीएफ की विशेष गुरिल्ला युद्ध इकाई का नाम क्या है? उसका नाम है कोबरा, ठीक है। भारत में नक्सलियों के खिलाफ आमतौर पे जो अभियान चलाया जाता है उसमें सीआरपीएफ का जो एक विशेष गोरिल्ला युद्ध यूनिट है जिसका नाम है कोबरा, तो कोबरा याद रखिए। भारत चीन सीमा की रक्षा के लिए किस अर्धसैनिक बल को तैनात किया गया है? तो यह है आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। 26 नवंबर 2008 को 8 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किस ग्रिड की स्थापना की गई थी? तो कौन से ग्रिड की स्थापना की गई थी? नेट ग्रिड, ठीक है, नेट ग्रिड की स्थापना की गई थी, नेट ग्रिड, नेट ग्रिड। और उसी हमले के बाद, मुंबई आतंकी हमले के बाद ही 2008 में एनआईए की भी स्थापना की गई थी, इस बात को भी याद रखिएगा। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग यानी धन शोधन और वित्तीय आतंकवाद से निपटने वाला मुख्य कानून कौन सा है? इस कानून का नाम है धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, यानी पीएमएलए 2002। अच्छा, पीएमएलए जो एक्ट है, इस एक्ट का फुल फॉर्म भी याद रखना है। पी से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसका फुल फॉर्म होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, देशों के बीच हथियारों और नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी आंतरिक सुरक्षा के लिए किस प्रकार का खतरा पैदा करती है? संगठित अपराध, इसे ही संगठित अपराध कहा जाता है। इंटरनेट पर आधारित वे प्लेटफॉर्म्स जो उपयोगकर्ताओं को सामग्री साझा करने और सामाजिक नेटवर्क बनाने की अनुमति देते हैं, क्या कहलाते हैं? इन्हें सोशल मीडिया कहा जाता है। सोशल मीडिया पर किसी विचार या किसी विषय को अत्यधिक लोकप्रिय बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले ये जो चिन्ह है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे हैशटैग कहा जाता है, ठीक है, हैशटैग। एप्सपा यानी सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम कब लागू हुआ था भारत में? ये लागू हुआ था 11 सितंबर 1958 को, ठीक है। एप्सपा का फुल फॉर्म होता है आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। ये लागू हुआ था 11 सितंबर 1958 को। सोशल मीडिया संचार में संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के अलावा किसी तीसरे पक्ष द्वारा संदेश न पढ़े जा सकने वाली सुरक्षा तकनीक को क्या कहते हैं? इसे ही एंड टू एंड एन्क्रिप्शन कहा जाता है, जो कि व्हाट्सएप चैट में आप सभी को अक्सर दिखता होगा। आतंकवाद से संबंधित मामलों की त्वरित जांच और अभियोजन के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 31 दिसंबर 2008 को। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को विनियमित करने के लिए किस वर्ष सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम जारी किए गए? किस वर्ष जारी किए गए? 2021 में, 2021 में, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन, सोशल मीडिया पर उपयोगकर्ताओं के व्यवहार, प्राथमिकताओं और डेटा का विश्लेषण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनालिटिक्स। किसी सोशल मीडिया पोस्ट या मीम का इंटरनेट पर बहुत कम समय में अत्यधिक लोकप्रिय होकर लाखों लोगों तक पहुंचना क्या कहलाता है? वायरल, ठीक है। जैसे कोई वीडियो वायरल हो जाता है अचानक से, लाखों लोगों के पास पहुंच जाता है। सोशल मीडिया कंपनियों जैसे फेसबुक,
एक्स अथवा ट्विटर को कानूनी भाषा में क्या कहा जाता है, जो केवल सामग्री को होस्ट करती हैं, खुद नहीं बनाती? इन्हें सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर बातचीत के दौरान शिष्टाचार और अच्छे व्यवहार के नियमों को क्या कहा जाता है? इसे नेटिकेट कहा जाता है। नेटिकेट में नेट से नेटवर्क और एटिकेट, एटिकेट मतलब शिष्टाचार, नेटवर्क शिष्टाचार, ठीक है, तो इसे नेटिकेट कहा जाता है। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए भारत का प्रमुख आतंकवाद विरोधी और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है, जिसे डैश में लागू किया गया था। बताइए यूएपीए को भारत में कब लागू किया गया था? इसे लागू किया गया था 1967 में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, सीआरपीएफ की विशेष गोरिल्ला युद्ध इकाई कोबरा का पूर्ण रूप क्या है? कोबरा, जिसे भारत के अंदर जो है नक्सलवादियों से निपटने के लिए गोरिल्ला, ये कोबरा जो इकाई है इसका इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर। कोबरा का फुल फॉर्म होता है कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन, ठीक है, ये कोबरा का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट पर किसी व्यक्ति की निजी जानकारी जैसे घर का पता, फ़ोन नंबर इत्यादि को उसकी सहमति के बिना सार्वजनिक कर देना क्या कहलाता है? इसे डॉक्सिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉक्सिंग। व्यावसायिक प्रचार के लिए सोशल मीडिया पर बिना अनुमति के बड़ी संख्या में भेजे जाने वाले अवांछित संदेशों को क्या कहते हैं? स्पैम मैसेज कहा जाता है इन्हें, स्पैम मैसेज। किसी मुद्दे पर जनता की राय जानने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर त्वरित मतदान कराने की सुविधा को क्या कहा जाता है? इसे पोल कहा जाता है, ठीक है, पोल कहा जाता है। जैसे ट्विटर पे पोल कराया जाता है, यूट्यूब पर भी पोल कराया जाता है, उसमें लोग जो है उसमें ऑप्शंस होते हैं जिसे क्लिक करके वोट देते हैं लोग, तो ये ऑनलाइन वोटिंग की प्रक्रिया जिसे पोल कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अच्छा, ऑनलाइन वोटिंग मतलब सोशल मीडिया पे, इसे पोल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी किस तिथि से पूरे देश में लागू किया गया था? किस तिथि से लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को पूरे भारत में लागू किया गया। भारत के संविधान में जीएसटी को शामिल करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो जीएसटी जो है ये एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स। वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राज्यीय व्यापार पर केंद्र सरकार द्वारा कौन सा जीएसटी लगाया जाता है? आईजीएसटी, ठीक है, आईजीएसटी। आईजीएसटी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म आमतौर पे लोगों को पता रहता है, लेकिन आई जोड़ा जाता है, एस जोड़ा जाता है, सी जोड़ा जाता है, उसका मतलब नहीं पता रहता है। तो आई रहे, जीएसटी से पहले आई रहे, तो आई का यहाँ पे मतलब इंटीग्रेटेड है, ठीक है। राज्य के भीतर होने वाले व्यापार पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से कौन से 2 जीएसटी लगाए जाते हैं? सीजीएसटी और एसजीएसटी। सेंट्रल जीएसटी, सी से सेंट्रल, और एसजीएसटी स्टेट जीएसटी, और एक आई है तो उसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, जीएसटी दरों का निर्धारण करने और इससे जुड़े निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था का क्या नाम है? जीएसटी परिषद, ठीक है, जीएसटी काउंसिल। भारतीय संविधान के किस नए अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है? अनुच्छेद 279 का ए के तहत जो है जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। वर्तमान में निर्मला सीतारमण जीएसटी परिषद की अध्यक्ष हैं। जीएसटी पंजीकरण के लिए प्रत्येक व्यापारी को मिलने वाले 15 अंकों के विशिष्ट पहचान नंबर को क्या कहा जाता है? GSTIN। जीएसटी का फुल फॉर्म तो पता ही होगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यहाँ पे IN जो है इसका मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। GSTIN जो है, IN का मतलब होगा आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगला क्वेश्चन, भारत में जीएसटी के तहत मुख्य रूप से कर की यानी टैक्स की कौन सी 3 प्राथमिक दरें निर्धारित हैं? अभी जो वर्तमान समय में जीएसटी के जो स्लैब है वो है 5%, 18% और 40%, ठीक है। 12% वाला
और 28% वाला हटा दिया गया है, इस बात को याद रखिएगा। तो प्राथमिक दरें वर्तमान में 5, 18 और 40% है। 40% जो है एकदम से जो बहुत महंगी वस्तुएं होती हैं उन पर यह लगाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। जीएसटी के तहत वस्तुओं के परिवहन को आसान बनाने के लिए 50,000 रुपये से अधिक के माल की आवाजाही पर किस ऑनलाइन दस्तावेज को जरूरी किया गया है? इसे ई वे बिल कहा जाता है, जिसे जरूरी किया गया है। नेक्स्ट, भारत ने जीएसटी का कौन सा ढांचा अपनाया है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों एक साथ कर लगाते हैं यानी टैक्स लगाते हैं? इसे डुअल जीएसटी मॉडल कहा जाता है, डुअल जीएसटी मॉडल। भारत का जीएसटी मॉडल मुख्य रूप से किस देश के जीएसटी मॉडल पर आधारित है? कनाडा के जीएसटी मॉडल पर आधारित है। कौन सी महत्वपूर्ण वस्तुएं वर्तमान में भी पूर्ण रूप से जीएसटी के दायरे से बाहर रखी गई हैं? पेट्रोल, डीजल और शराब, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 1954 में विश्व में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश कौन सा था? फ्रांस। पहली बार विश्व में जीएसटी लागू करने वाला देश बना फ्रांस। कब? 1954 में। जब सरकार किसी भी पुरानी मुद्रा को कानूनी रूप से बंद कर देती है तो इस आर्थिक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है डीमोनेटाइजेशन और हिंदी में विमुद्रीकरण। ठीक है, विमुद्रीकरण। भारत सरकार द्वारा आखिरी बार कब 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों का विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी किया गया था? आखिरी बार कब? 2016 में। 8 नवंबर 2016 को आखिरी बार अभी विमुद्रीकरण डिमोनेटाइजेशन किया गया था भारत में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में है। यूके की राजधानी लंदन में एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है। विमुद्रीकरण के तुरंत बाद भारतीय बाजार में नकदी यानी कैश की भारी कमी हो गई। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? 2016 में जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसके बाद भारत में जो है बाजार में, भारतीय बाजार में कैश की भारी कमी हो गई थी। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? कैश क्रंच। ठीक है, कैश क्रंच कहा जाता है। वर्ष 2016 के विमुद्रीकरण के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल थे उस समय, उर्जित पटेल। बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? 28 मई 1961 को। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 28 मई 1961 को हुई। हेडक्वार्टर लंदन में है। विमुद्रीकरण के कारण सरकार के टैक्स रेवेन्यू पर क्या प्रभाव पड़ा? तो देखिए, कर राजस्व में वृद्धि हुई थी। क्या? टैक्स राजस्व में वृद्धि हुई थी। स्वतंत्र भारत में कब कब नोटबंदी लागू हुआ था? यानी विमुद्रीकरण स्वतंत्र भारत में कब कब हुआ? तो अभी तक 2 बार हुआ है, 1978 में और 2016 में। स्वतंत्र भारत में 2 बार हुआ है नोटबंदी, 1978 और 2016। 1978 में मोरारजी देसाई के समय में और 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी के समय। भारत में किसने पुलिस सेवा की शुरुआत की थी? तो भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पुलिस सेवा की शुरुआत की। यूपी के वर्तमान में पुलिस महानिदेशक कौन है? राजीव कृष्ण या कृष्णा, कहीं कहीं कृष्ण या कहीं कहीं कृष्ण लिखा रहता है, तो राजीव कृष्ण। उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। 1982 में उत्तर प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन बने थे? नरेश कुमार बने थे। यूपी के प्रथम डीजीपी नरेश कुमार थे। उत्तर प्रदेश का पुलिस मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में है। यूपी का पुलिस मुख्यालय लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता किस वर्ष स्थापित की गई थी? 2006 में स्थापित की गई थी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता। पुलिस कर्मियों के लिए प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी यूपी में कहाँ पर स्थित है? मुरादाबाद में है। यूपी के मुरादाबाद में स्थित है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 से संबंधित कौन सा कथन सही है? यह नागरिकों को गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है। सही। इसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को कारण जानने का अधिकार और अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार है। यह भी सही है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 22 को हम पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। यह भी सही है। उपर्युक्त सभी कथन सही है। भारत में पुलिस प्रशासन मुख्य रूप से डैश अधिनियम के आधार पर कार्य करता है। पुलिस अधिनियम 1861। पुलिस अधिनियम 1861। किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है?
तो ये कहा गया है अनुच्छेद 21 में, ऑप्शन सी। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण कहाँ पर होता है? तो हैदराबाद में होता है, हैदराबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो कि भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। भारत में राज्य पुलिस बल का सर्वोच्च पद यानी रैंक कौन सा होता है? तो डीजीपी का होता है। डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और हिंदी में पुलिस महानिदेशक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला पुलिस का मुखिया कौन होता है? तो जिला पुलिस का मुखिया होता है, इंग्लिश में एसपी, आप सभी लोग तो जानते ही होंगे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। हिंदी में इसे कहा जाता है पुलिस अधीक्षक। 1 अप्रैल 1963 को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? संथानम समिति की सिफारिश पर सीबीआई की स्थापना 1963 में की गई थी, याद रखिए। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में स्थित है केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, ठीक है। एनसीआरबी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। दोस्तों, आज के क्लास का पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूपी जीके का दोस्तों हमने 1000 प्रश्नों वाले एक मास्टर पीडीएफ तैयार किया है, जो कि उत्तर प्रदेश के सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस पीडीएफ का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक छोटी सी राशि पेड करके डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी डेली क्लास का पीडीएफ जो है फ्री में आप सभी को दिया जाता है, तो रिविजन आप लोग किया करिए। बाकी आज का क्लास ये पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करिए। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट भी करिएगा, ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ आप सभी को मिल जाएंगे, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, और भी सब्जेक्ट्स के लगभग सारे सब्जेक्ट्स के ई बुक हमने बनाए हैं वन लाइनर फॉर्मेट में, जो कि रिवीजन करने के लिए बहुत ही शानदार ई बुक है। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, आप वहां से ले सकते हैं। बाकी अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।